हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिलर फॉर्म यूट्यूब चैनल। फिलर फॉर्म यूट्यूब चैनल पे आप सभी नेट एस्पिरेंट्स का स्वागत है। आई होप यू ऑल आर गुड। नाउ स्टार्ट आवर क्लासेस। ठीक है, आज हमारी क्लास नंबर है 19 और सब्जेक्ट भी है कुछ न्यू। जैसे कि मैंने गूगल मीट पे डिस्कस किया था कि ट्यूसडे से मैं आपके लिए लेके आऊँगी यूनिट नंबर 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास से यानी क्लास नंबर 19 से हम स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारे पेपर 2 कॉमर्स की यूनिट नंबर 3 है, बिजनेस इकोनॉमिक्स, व्यावसायिक अर्थशास्त्र। उसकी आज हम बात करेंगे और आगे इसी यूनिट को हम कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, जो भी क्लासेस होती है उनकी लिंक आपको ग्रुप्स में मिल जाती है और साथ ही साथ नोट्स आपको मिल जाते हैं जो अपनी वेबसाइट है वहाँ पे, और बाकी इन सभी चीज़ों का आप प्रॉफिट ले सकते हैं एप्लीकेशन पे और वेबसाइट पे जाके। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड फिलर फॉर्म प्लेटफॉर्म पे आपको मिलती है ये सभी पेपर 2 सब्जेक्ट्स की क्लासेस। तो जो स्टूडेंट्स इन सब्जेक्ट्स की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी टाइमिंग के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। देखिए, जितनी भी अभी तक की क्लासेस हुई हैं उसमें हमारी चल रही थी यूनिट नंबर 1 इंटरनेशनल बिजनेस, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, तो ये कुल मिला के जो हमारी यूनिट 1 है उसके चैप्टर की अगर बात करें तो कुल आपके 8 चैप्टर्स में हमने डिवाइड किया है यूनिट नंबर 1 को, जिसमें लास्ट क्लासेस में हमने चैप्टर नंबर 1 इंटरनेशनल बिजनेस एंड कॉन्सेप्ट्स, फिर चैप्टर नंबर 2 थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड 3rd चैप्टर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इन तीनों को हमने अच्छे से कवर अप कर लिया है लास्ट क्लासेस में। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने इनकी क्लास नहीं ली है वो जाके ले सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, अब हमारे जो पेंडिंग चैप्टर्स हैं कौन कौन से हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट, फिर है कुछ ऑर्गेनाइजेशन, IMF, वर्ल्ड बैंक, UNCTAD, एंड आफ्टर दैट रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। ठीक है, एकीकृत कुछ आर्थिक जो संगठन है वो, और साथ ही साथ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, और फिर आपका एक पार्ट है बिजनेस एनवायरनमेंट। तो ये आपके जो 1, 2, 3, 4, 5 ये चैप्टर्स रिमेन रहेंगे। जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो बहुत इजी है, वो हम कवर अप कर लेंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। और ये जो है जो कुछ इंस्टीट्यूशन हैं इनका मैं आपको PDF टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगी, जो IMF, वर्ल्ड बैंक और UNCTAD है उनका PDF, क्योंकि इनमें ज़्यादा क्या है क्रैम करने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, आपको ये कब एस्टेब्लिश हुआ, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, वो सभी चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो इनके जो नोट्स होंगे वो मैं आपको, जो हमारा कॉमर्स का टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, चैनल बना हुआ है कॉमर्स का फिलर फॉर्म का, उस पे मैं सेंड कर दूंगी। तो सभी ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, और बाकी ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट रहेगा आपका, ये भी हम कवर अप कर लेंगे। और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की अगर बात करें तो देखिए 2022 तक अभी जो आपकी पुरानी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है तो जो 2015 में शुरू हुई थी वो ही चल रही है। तो जो जून का एग्ज़ाम होगा उसमें भी मेरे हिसाब से जो आपकी 15 to 22 अभी तक जो चल रही है उसी में से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो जो आपका कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं इसके मैं डायरेक्ट आपको नोट्स सेंड कर दूंगी, तो वहाँ से आप इसको क्या कर लीजिएगा, कवर अप कर लीजिएगा। ठीक है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, FTP और बिजनेस एनवायरनमेंट, इनकी क्लासेस मैं लेके आऊँगी आफ्टर जो आपकी और जो यूनिट्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी आफ्टर दैट। ठीक है, बीच में जैसे भी शेड्यूल बनेगा उसके अकॉर्डिंग मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँगी। तो आज की क्लास में हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? यूनिट नंबर 3 जो है आपकी बिजनेस इकोनॉमिक्स, व्यावसायिक अर्थशास्त्र। अगर इसकी बात करें तो कुल मिला के हमने इसको डिवाइड किया है चैप्टर 11 चैप्टर्स में। हमने पूरी की पूरी जो आपकी यूनिट नंबर 3 है उसको हमने डिवाइड किया है। तो आइए थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं व्यावसायिक अर्थशास्त्र में। सबसे पहले आज की क्लास से ही हम शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन की बात कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। ये रहेगा हमारा चैप्टर नंबर 1 की अर्थशास्त्र क्या है, जिसकी हम आज की क्लास में बात करने वाले हैं। फिर हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस फर्म्स, फिर डिमांड एनालिसिस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, यूटिलिटी अप्रोच, इंडिफरेंस कर्व्स अप्रोच, लॉ ऑफ
variable proportion and law of returns to scale, cost curves, concepts of revenue, market structure and business decision, जिसमें आपके परफेक्ट कंपटीशन और ओलिगोपोली, मोनोपोली उन सब की बात करेंगे। उसके बाद प्राइसिंग मेथड्स। कुल मिला के ये 11 चैप्टर्स है जिनको हम अच्छे से कवर करेंगे और इतना करने के बाद आपकी यूनिट 3 अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें जो आपका पार्ट है यूनिट 3 में वो पूरा का पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स का है। अगर आपको याद हो तो 11th में जब आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स के बारे में, तो 11th जो NCERT की बुक है 11th या 12th जिसके जो बुक प्रेफर करना चाहते हैं वो तो उनको मैं बताती हूँ कि आप या तो क्लास 11th में है मे बी, क्योंकि दोनों में से चेंज होता रहता है, कभी 11th में कभी 12th में। तो अभी आप देख लीजिएगा 11th या 12th की जो इकोनॉमिक्स है, एक जो आपकी बुक होगी वो माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक होगी। तो वही का वही पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका यूनिट नंबर 3 में डाला गया है। बस इसको हमें समझना है पूरा प्रैक्टिकल वे में, जो क्वेश्चंस आएंगे उनको अच्छे से क्लियर करने के वे में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर कोई बुक इसके लिए प्रेफर करना चाहते पढ़ना चाहते बुक से, तो मैं बोलूँगी जो क्लास 11th या 12th की आप देख लेना, माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो बुक है उससे आप स्टडी कर सकते हैं साथ में। बाकी जैसे जैसे हम करते जा रहे हैं वैसे सभी क्लासेस के PDF, सभी जो चैप्टर्स है उनके नोट्स मैं अवेलेबल करवा दूंगी वेबसाइट पे, तो उनको लेके चलिए, जो बुक है उसको लेके चलिए और क्लासेस लगाइए और अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे पूरी यूनिट 3 की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आज जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है व्हाट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो हमें पता भी होना चाहिए कि अर्थशास्त्र है क्या। सभी ने इसको जाना है अच्छे से क्योंकि सभी कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, पर आज हम बात कर लेते हैं पूरा बेसिक से कि अगर हमें कोई भी, मान लीजिए जब हम इंटरव्यू कोई भी जाए रिसर्च के लिए इंटरव्यू देने, तो हमें डायरेक्ट अगर कोई पूछ लेता है कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स, तो हमारे पास एक इफेक्टिव आंसर होना चाहिए कि हम उसको एकदम शॉर्ट वे में और सिंपली कैसे डिफाइन कर पाए। तो चलिए बात कर लेते हैं इकोनॉमिक्स। व्हाट इज इकोनॉमिक्स? अर्थशास्त्र क्या है? तो आइए देखिए कि इकोनॉमिक्स इज अर्थशास्त्र है, एक फील्ड है, एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा डिसिप्लिन है, मैनर है, तरीका है, प्रोसेस है। ठीक है, प्रोसेस मीन्स तरीका है। किस चीज़ का तरीका है? जब कोई इंडिविजुअल समझ गए, कोई भी व्यक्ति, ह्यूमन बीइंग, ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी हाउस होल्ड जैसे पूरा घर, ठीक है, कोई भी फर्म या फिर कोई भी एक देश, जब हम मिनी वे में, माइक्रो वे में लेके चलेंगे तो हम बात करेंगे इंडिविजुअल की, हाउस होल्ड की, किसी एक फर्म की। पर अगर मैक्रो वे में लेके चलेंगे तो हम बात करेंगे पूरी कंट्री की। तो कुल मिला के कोई भी आपका इंडिविजुअल, हाउस होल्ड, फर्म और कोई कंट्री, जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जो भी संसाधन है, क्योंकि संसाधन आप सबको पता है क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, सीमित होते हैं। तो मैंने क्या बोला, इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी, अ फील्ड, अ डिसिप्लिन, अ प्रोसेस। किस चीज़ की प्रोसेस, किस चीज़ की स्टडी है ये इकोनॉमिक्स? कि कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी व्यक्ति, कोई भी हाउस होल्ड, कोई भी फर्म या कोई भी कंट्री, जो उसके पास अवेलेबल सीमित संसाधन हैं, उनका किस तरीके से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, बात हो रही है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का क्या मतलब होता है कि उचित उपयोग किनका, जो सीमित संसाधन है उनका। तो क्या बोला मैंने, आई रिपीट माई सेंटेंस, जब भी इकोनॉमिक्स एक ऐसी स्टडी है, ऐसा क्षेत्र है, ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी हाउस होल्ड, कोई भी फर्म या फिर कोई कंट्री, जो उसके पास सीमित संसाधन है, उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, उचित उपयोग करके, मैक्सिमम उपयोग करके क्या करती है, अपनी जो सेटिस्फैक्शन है, जो संतुष्टि है, संतुष्टि लेवल को क्या करती है, प्राप्त करता है। तो उसे ही हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। आया समझ में? मैंने क्या बोला कि
इकोनॉमिक्स एक ऐसी स्टडी है जिसमें कोई भी इंडिविजुअल, हाउस होल्ड, फर्म या कंट्री जो उसके पास सीमित संसाधन है, क्योंकि आप सबको पता है संसाधन सीमित ही होते हैं। जो भी अवेलेबिलिटी होती है वो चाहे कोई भी संसाधन हो आपके, जो भी हम यूज़ करते हैं, कैपिटल, लेबर, लैंड, एनीथिंग, सब आपके लिमिटेड होते हैं। तो उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके, उचित उपयोग करके, जब ये क्या करते हैं, अपनी जो सेटिस्फैक्शन लेवल है उसको क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं, अपनी जो आवश्यकताएं हैं, जो नीड है, उनको क्या करते हैं, सेटिस्फाइड करते हैं। तो उसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे से आपसे कोई भी पूछे कि आप जीआरएफ की स्टडी कर रहे हो तो टेल मी व्हाट इज इकोनॉमिक्स, तो आप बताएंगे ये मेजर डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन जो आपकी सामान्य एंड जनरल वे में डिफाइन की जा सकती है। आई होप क्लियर है अच्छे से व्हाट इज इकोनॉमिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स एक ऐसी स्टडी है जो पता लगाती है कि जब भी कोई इंडिविजुअल, हाउस होल्ड, फर्म या कंट्री अपने जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनका उपयोग करके अपनी जो आवश्यकताएं हैं उनको सेटिस्फाइड करती है, संतुष्टि लेवल तक लेके जाती है, उस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिस्ट ऑफ डिफरेंट जनरेशन हैव डिफाइंड, देखिए हमने जनरल वे में तो जान लिया कि अर्थशास्त्र क्या होता है, बट अब कुछ अर्थशास्त्री, इकोनॉमिस्ट मीन्स कुछ अलग अलग जो अर्थशास्त्री हैं, ठीक है, इकोनॉमिस्ट ऑफ डिफरेंट जनरेशन्स, अलग अलग पीढ़ी के अर्थशास्त्रियों ने जो अर्थशास्त्र है आपका उसको क्या किया है, अलग अलग तरीक़ों से परिभाषित किया है। ठीक है, उनकी धारणा अपने अपने परसेप्शन के अकॉर्डिंग अर्थशास्त्र की विषय वस्तु के अनुसार अलग अलग तरीके बताए हैं जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने। तो लाइक फॉर एग्जांपल्स, एक इकोनॉमिस्ट थे आपके एडम स्मिथ, जिनको कहा जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, जो अर्थशास्त्र का जनक है उनके नाम से भी जाना जाता है एडम स्मिथ को। ठीक है, तो इन्होंने 1976 में परिभाषा दी थी अर्थशास्त्र की। उन्होंने अर्थशास्त्र को किस वे में बताया था, वेल्थ ऑफ नेशन, राष्ट्र की संपत्ति की। अर्थशास्त्र उनकी नज़र में, अर्थशास्त्र जो एक कंट्री की संपत्ति होती है उसको उन्होंने एक टॉपिक मान के, उसको पॉइंट मान के उन्होंने अर्थशास्त्र को परिभाषित किया था। ठीक है, यानी अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग परसेप्शन के अकॉर्डिंग। फिर आपके अल्फ्रेड मार्शल ने 1922 में मानव, मैनकाइंड को लेके कि मानव किस तरीके से जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करता है लिमिटेड रिसोर्सेज से, तो उसी का मैनकाइंड को लेके जो आपके अल्फ्रेड मार्शल है उन्होंने 1922 में अर्थशास्त्र को परिभाषित किया था। उसके बाद लियोनेल रॉबिन्स ने 1932, जो आपके लियोनेल रॉबिन्स थे, उन्होंने जो ह्यूमन का बिहेवियर है कि कोई ह्यूमन बीइंग किस तरीके से, वही चीज़ सब में आएगी। देखिए ये चीज़ बेसिक है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। ठीक है, तो किसी ने इसको वेल्थ के अकॉर्डिंग देखा, एडम स्मिथ ने, फिर जो आपके अल्फ्रेड मार्शल है उन्होंने मैनकाइंड के अकॉर्डिंग, और जो लियोनेल रॉबिन्स है उन्होंने ह्यूमन बिहेवियर के अकॉर्डिंग अर्थशास्त्र को परिभाषित किया था। तो जो अल्फ्रेड मार्शल है कि मैनकाइंड, स्टडी ऑफ मैनकाइंड उन्होंने क्या की थी, इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। कहने का मतलब ऑर्डिनरी बिजनेस से यहाँ पे तात्पर्य है कि वर्क एंड अर्न देयर लाइवलीहुड बाय यूजिंग देयर रिसोर्सेज एंड टू इम्प्रूव देयर इकोनॉमिक वेलफेयर। कहने का मतलब जब भी कोई ह्यूमन बीइंग क्या करता है, काम करता है अपनी आजीविका चलाने के लिए। ठीक है, धन कमाता है अपनी आजीविका चलाने के लिए, किसके माध्यम से, अपने जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करके, और इम्प्रूव करता है अपनी जो आर्थिक लाइफ है, मतलब अपनी आजीविका कमाने के लिए जब वो कार्य करता है तो उसे लिया गया है ऑर्डिनरी बिजनेस के रूप में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो आपके लियोनेल रॉबिन्स थे उन्होंने बात की थी मैनकाइंड के कि किस तरीके से कोई ह्यूमन बीइंग क्या करता है अपनी आजीविका चलाने के लिए, लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज़ कर अपनी आजीविका चला के जो वो पैसे कमाता है वो लिमिटेड होते हैं, और किस तरीके से उन पैसों से वो अपनी जो आर्थिक स्थिति है उसको सुदृढ़ करता है। तो इसके बारे में अर्थशास्त्र बात करता है अकॉर्डिंग टू लियोनेल रॉबिन्स। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो चलिए अब आगे बात करते हैं इकोनोमाइज के बारे में। व्हाट इज इकोनोमाइज बिहेवियर? इकोनोमाइजिंग बिहेवियर किफ़ायती व्यवहार। तो ये क्या बोलता है, देखिए, ये एक एफर्ट है, एक कोशिश है जो लोगों के द्वारा की जाती है। किसके लिए की जाती है? जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनसे मैक्सिमम गेन, मैक्सिमम लाभ प्राप्त करने के लिए। लाइक फॉर एग्जांपल लैंड, लेबर, कैपिटल, टाइम और नॉलेज etc। ठीक है, इनके क्या होते हैं? अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। जैसे कि टेक्निकली देखा जाए तो द टर्म इकोनोमाइजिंग मीन्स डिराइविंग मैक्सिमम गेन्स, कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेना फ्रॉम अ गिवन कॉस्ट। जो भी एक हम लागत लगाते हैं, मतलब अपने जो फैक्टर्स का यूज़ करते हैं किसी बिजनेस में, एंड अल्टरनेटिव मिनिमाइजिंग कॉस्ट, जिससे हमारी लागत कम आए और लाभ हमें ज़्यादा प्राप्त हो सके। ठीक है, तो जो आपका इकोनोमाइजिंग बिहेवियर है वो ह्यूमन बीइंग का क्या होता है? नेचुरल बिहेवियर होता है। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी हम चलो हमारी बात ना करें तो हमारी मम्मी लोगों की बात करते हैं, जब भी वो शॉप पे जाती हैं तो आपने देखा होगा कि हर एक लेडी बार्गेनिंग करती ही करती हैं, चाहे वो क्या हो, चाहे उसकी जो है उसके पास थोड़ा बहुत अमाउंट हो अच्छा शॉपिंग करने के लिए, फिर भी वो किसी जो भी चीज़ वो बाई करेगी उसमें वो बार्गेनिंग करते ही करते हैं। ये एक नेचुरल बिहेवियर है, यानी कि आप किफ़ायती चीज़ें चाहते हैं जिससे कि आपकी कॉस्ट कम लगे और आप उसका लाभ ज़्यादा प्राप्त कर सके, है ना। आखिर ऐसा होता क्यों है, लोग ऐसा व्यवहार करते क्यों हैं? तो इसके पीछे रीज़न ये है कि ह्यूमन वांट्स, डिज़ायर्स एंड एस्पिरेशंस आर एंडलेस। जो मनुष्य है ना, ह्यूमन बींग्स है, उसकी इच्छाएं और आकांक्षाएं क्या है? अनलिमिटेड है, अनंत है। यानी अगर आपकी एक कोई इच्छा पूरी हो जाती है तो नई इच्छा जन्म ले लेती है और ये नेचुरल है, राइट। ह्यूमन वांट्स आर एंडलेस इन द लीस्ट दैट दे गो ऑन इंक्रीजिंग विद द अवेलेबिलिटी ऑफ न्यू काइंड्स ऑफ गुड्स। मतलब कि एक उन्हें कुछ प्राप्त हो गया तो वो नई चीज़ के लिए इच्छा जागृत करने लगते हैं, राइट। बट होता क्या है कि हमारे पास रिसोर्सेस अवेलेबल टू द पीपल आर स्कार्स। लेकिन मान लीजिए इच्छाएं तो अनलिमिटेड हैं, लेकिन जो संसाधन है किसी इच्छा को फुलफिल करने में वो क्या है आपके? वो तो लिमिटेड ही है ना, राइट स्टूडेंट्स। रिसोर्सेस जैसे कोई भी होते हैं, लेबर, लैंड, कैपिटल, टाइम, नॉलेज, मेनली हम इनको रिसोर्सेस मानते हैं, राइट। तो ये सब क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं। आपने देखा होगा कि टाइम भी आपके पास लिमिटेड ही होता है। एक दिन में सिर्फ 24 घंटे ही आपको मिलते हैं। उसी 24 घंटों में आपको अपना मैक्सिमम यूटिलाइज करना होता है उस टाइम का। ऐसे ही जो और है, लैंड है, लैंड भी आपकी क्या होती है? कहीं ना कहीं कैसी ना कैसी सिचुएशन में आपकी लिमिटेड ही होती है, राइट। कैपिटल, पूंजी है सबके पास, ऐसे तो है नहीं कि किसी के पास भी अनलिमिटेड पैसा है, कहीं ना कहीं तो उसका अंत होता ही है। तो इन चीज़ों की वजह से क्या होता है, जो लोग होते हैं वो नेचुरली क्या होते हैं? इकोनोमाइज़र होते हैं। आप समझ गए ना। इकोनोमाइज़र मीन्स कि वो कम लागत पे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। अपने जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनके पास, उनसे वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि इफ़ मेट्रो सर्विसेज इज़ मतलब जो मेट्रोपोलियन सिटीज़ हैं उनमें मेट्रो इजीली अवेलेबल है, ठीक है, तो वन वुड नॉट लाइक टू हायर ए टैक्सी। तो कोई एक जन क्या करेगा, उसे मेट्रो इजीली मिल रही है, वो मेट्रो में जा पा रहा है, मेट्रो की टिकट भी क्या है कि नॉर्मल है, उसका जो फेयर है अकॉर्डिंग टू आप टैक्सी में जाओगे उससे ज़्यादा, ठीक है। तो वो क्या प्रेफर करेगा? वो अपना सिंगल इंडिविजुअल टैक्सी करके जाना प्रेफर करेगा, या वो सोचेगा कि नहीं कोई बात नहीं, मैं मेट्रो से चला जाऊंगा, कंफर्ट भी है और फेयर भी नॉर्मल है। मतलब ज़्यादा उसे उस चीज़ से क्या हो रहा है? फ़ायदा मिल रहा है, कम लागत पे उसको जहाँ पहुँचना है वहाँ तक वो पहुँच जाएगा। तो वो किसको प्रेफर करेगा? मेट्रो को प्रेफर करेगा, चाहे वो आपका अमीर से अमीर इंसान क्यों ना हो, ठीक है। भी यही चाहता है कि उसको कम लागत पे क्या मिल जाए? ज़्यादा लाभ मिल जाए किसी चीज़ का, ठीक है। मान लीजिए कि एक पिज़्ज़ा है, तो वो अगर डोमिनोज़ में जाएंगे तो वो आपको 600 रुपीज़ में मिलेगा, ठीक है। हालांकि वहाँ की क्वालिटी सब बहुत काफ़ी अच्छी है, लेकिन उसको सिर्फ अपना टेस्ट के लिए, अपने मुंह के टेस्ट के लिए उसको सिर्फ पिज़्ज़ा खाना है, तो वो सोचेगा चलो ठीक है डोमिनोज़ में तो मैं खा लूँगा कभी, मतलब जब होगा, लेकिन अभी मुझे टेस्ट के लिए चाहिए, तो क्यों ना, जब मुझे ऐसा
वैसा ही टेस्ट जो मेरा लोकल मार्केट है वहाँ पे जो पिज़्ज़ा अगर मुझे 150 रुपये में मिल रहा है तो मैं वही खा लेता हूँ। उसको कम कॉस्ट पे क्या वही वैसा ही टेस्ट मिल रहा है अगर, तो वो क्या प्रेफर करेगा, वहाँ खाना प्रेफर करेगा कि नहीं करेगा, राइट। तो ये इसी को हम बोलते हैं इकोनोमाइजिंग बिहेवियर, किफ़ायती व्यवहार। नाम से भी आप समझ सकते हो किफ़ायती, हम बोलते हैं कि किफ़ायती चीज़ है ये। किफ़ायती का मतलब क्या है कि आपको कम लागत पे जो आपका लिमिटेड रिसोर्स है उससे अगर आप अच्छा लाभ प्राप्त कर पा रहे हो, यूटिलाइज कर पा रहे हो उस चीज़ का अच्छे से, तो उसी बिहेवियर को हम बोलते हैं इकोनोमाइजिंग बिहेवियर। और ये ह्यूमन में, पीपल्स में क्या होता है, नेचुरली होता है, उसको अलग से ऑब्जर्व नहीं किया जाता, वो ऑलरेडी एग्जिस्टेड होता है किसी भी ह्यूमन बीइंग में, किसी भी पीपल में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बात हो गई इकोनोमाइजिंग बिहेवियर की। आई होप यहाँ तक अच्छे से क्लियर है। अब हम बात करेंगे जो इकोनॉमिक्स है उसको एक्सटेंड करके उसकी जो रियल वर्जन है उसको उन्होंने, जो इकोनॉमिस्ट है उन्होंने क्या किया, 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया। आई होप सभी ने नाम सुना होगा कि 2 ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र की 2 शाखाएं हैं मेन रूप से। कौन कौन सी है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, सूक्ष्म अर्थशास्त्र और वाइड अर्थशास्त्र मीन्स मैक्रो। मैक्रो मीन्स बड़ा, माइक्रो मीन्स छोटा। आई होप सभी ने अपनी जो एकेडमिक सेशन है उसमें इस चीज़ को सुना होगा, इन टर्म्स को, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, बहुत बेसिक टर्म है, राइट। चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में कि जो आपका ये जो है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो हर एक चीज़ को आगे मैं बताऊंगी कि व्हाट इज़ बिजनेस इकोनॉमिक्स, क्या है बिजनेस इकोनॉमिक्स, पर उससे पहले हम जान लेते हैं इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस के बारे में। ठीक है, तो देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स, सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या कह रहा है, स्टडीज हाउ बिजनेस फर्म्स टेक्स डिसीजन। यहाँ पे इंडिविजुअल फर्म की बात हो रही है कि किस तरीके से कोई एक बिजनेस फर्म निर्णय लेती है। क्या निर्णय लेती है कि पर्टिकुलर फर्म में व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, क्या उत्पादन करना चाहिए, व्हाट प्राइस टू चार्ज, जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसके कितने प्राइस, मतलब उसका प्राइस क्या होना चाहिए, उसका मूल्य क्या लगाया जाना चाहिए, whom टू प्रोड्यूस, किसको, किसके लिए क्या किया जाना चाहिए, उत्पादन किया जाना चाहिए। ठीक है, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पादन किया जाने, मतलब क्या उत्पादन किया जाना चाहिए, कैसे उत्पादन किया जाना चाहिए, किसके लिए उत्पादन किया जाना चाहिए, फिर जो हम प्रोडक्ट बनाएंगे उसका प्राइस क्या रखा जाना चाहिए। फिर आगे हाउ टू फाइट द कंपटीशन, आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका प्रतिस्पर्धी अगर कोई और कंपनी बना रही है तो उससे कैसे फाइट करना है। एंड हाउ टू प्रमोट सेल्स, अपनी सेल्स को मैक्सिमाइज करने के लिए और अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए जो आपका प्रोडक्ट है उसको किस तरीके से प्रमोट करना है। ये सारे जो डिसीजन है पर्टिकुलर एक फर्म जो लेती है उसी को तो हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें भी क्या किया गया कि कोई फर्म है, उसके पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उससे ये सारी डिसीजन लेती है कि क्या प्रोड्यूस किया जाना चाहिए, कैसे प्रोड्यूस किया जाना चाहिए, किसके लिए प्रोड्यूस किया जाना चाहिए, कितना प्रोड्यूस किया जाना चाहिए, प्राइस क्या रखा जाना चाहिए, और साथ ही साथ जो कंपटीशन है उससे कैसे फाइट किया जाना चाहिए, और अपनी सेल्स को मैक्सिमाइज करने के लिए जो प्रमोट करना है अपने प्रोडक्ट को वो किस तरीके से करना चाहिए। तो इन सब की स्टडी कौन करता है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स। आई होप अगर कोई भी डाउट था माइक्रो इकोनॉमिक्स का, क्योंकि हमने जो एकेडमिक में पढ़ा है, जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है वेरी गुड, पर अगर सिर्फ रेक्टिफिकेशन के तौर पे या एग्जाम में लिखने के लिए पढ़ा है तो उनका कंसेप्ट क्या होता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक इंडिविजुअल, किसी भी पर्सन को या इंडिविजुअल फर्म को लिया जाता है, पर उसमें मेन थिंग्स, मेन थ्योरीज किससे रिलेटेड होती है वो अच्छे से आपको समझना ज़रूरी है। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया है नाउ कि व्हाट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स, सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या है और किस में इस चीज़ की, मतलब कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के बाद हम बात करते हैं अभी मैक्रो इकोनॉमिक्स की, राइट। ये है आपका व्यापक अर्थशास्त्र। चलिए देखते हैं। इट स्टडीज व्हाट फैक्टर्स एंड फोर्सेस डिटरमाइन द लेवल ऑफ
नेशनल आउटपुट और नेशनल इनकम। इसमें क्या पूरी एक कंट्री के बारे में क्या किया जाता है, ये अध्ययन करता है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो निर्धारित करते हैं किसको, पूरे नेशनल प्रोडक्शन को। हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में किस चीज़ की बात की, ओनली एक फर्म का जो प्रोडक्शन है उसकी बात की, कि एक फर्म ये डिसीजन लेती है कि उसको क्या प्रोड्यूस करना है। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में पूरे राष्ट्र, पूरी कंट्री में जितना भी आपका नेशनल यानी कि आपका राष्ट्रीय जो उत्पादन हो रहा है उसकी गणना की जाती है, राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, तो देश की रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ की, इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी है आपके राष्ट्र की, उसका निर्धारण किया जाता है। साथ ही साथ आपके एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, प्राइस लेवल की, मूल्य स्तर कितना है किसी एक नेशन का, साथ ही साथ आपका जो इकोनॉमिक वेलफेयर है, ये सब किसके अंदर देखा जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है। बिसाइड्स इट, इनके अलावा ये अध्ययन करता है, इट स्टडीज हाउ गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री, कि कोई एक देश की जो सरकार है वो किस तरीके से निर्माण करती है, फॉर्मुलेट इट्स मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज लाइक फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति। ये हम पढ़ेंगे अच्छे से, व्हाट इज राजकोषीय नीति। ठीक है। जब आपकी जो आएगी, ये वाला टॉपिक आएगा फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, तो इनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप इन टर्म्स के बारे में आपने जरूर सुना होगा, राइट। फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति, जिसमें बजट बनाया जाता है, साथ ही साथ आपकी जो टैक्सेशन की आय होती है उसको देखा जाता है कि गवर्नमेंट के पास कितनी आय हो रही है और कितना वो एक्सपेंडिचर कर रही है, कि गवर्नमेंट, एक देश की सरकार, तो वो राजकोषीय नीति के अंतर्गत आता है। फिर मॉनेटरी पॉलिसी क्या करती है, साख का निर्धारण करती है ना, मौद्रिक नीति। ठीक है। फिर साथ ही साथ प्राइस पॉलिसी की जो आपकी मूल्य क्या है, मौद्रिक नीति, मूल्य नीति, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, रोजगार नीति, विदेशी व्यापार नीति, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ये सारी जो है टू रिसॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द कंट्री, ये देश की समस्याओं को हल करने के लिए इन सभी पॉलिसीज को किस तरीके से बनाया जा रहा है, कि किसी देश की सरकार द्वारा इन सब का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है, आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स, व्यापक अर्थशास्त्र के अंदर किया जाता है। आई होप क्लियर है अच्छे से व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट स्टूडेंट्स। चलिए अब हम आते हैं फाइनली, हमारा जो सब्जेक्ट यूनिट 3 का नाम है बिजनेस इकोनॉमिक्स, या फिर इसे हम बोल सकते हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, की प्रबंधकीय अर्थशास्त्र क्या है। हमने इकोनॉमिक्स को अच्छे से जान लिया, इकोनॉमिक्स की कॉन्सेप्ट को, थ्योरीज को, जिसमें माइक्रो और मैक्रो होती है, राइट। अब हम जानेंगे कि प्रबंधकीय अर्थशास्त्र क्या होता है। तो देखिए, जब हमें अच्छे से पता है कि इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट क्या है, तो उसी पे बेस है आपका मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। समझते हैं इस बात को कैसे। देखिए, मैनेजरियल इकोनॉमिक कैन बी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज। प्रबंधकीय जो अर्थशास्त्र है उसमें आर्थिक सिद्धांतों का अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है प्रबंधकीय अर्थशास्त्र को। लॉजिक, कॉन्सेप्ट्स एंड टूल्स ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस अप्लाइड इन द प्रोसेस ऑफ बिजनेस डिसीजन मेकिंग। जब भी कोई व्यापार किया जा रहा है, किसी फर्म द्वारा, किसी कंपनी कोई भी ऑर्गेनाइज की जा रही है, प्रबंधन किया जा रहा है, तो उन सारी चीज़ों में जब डिसीजन लेने के लिए जो इकोनॉमिक्स की थ्योरीज और जो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट हैं उनको जब हम अप्लाई करते हैं किसी बिजनेस में, हमने जान लिया इकोनॉमिक्स की कॉन्सेप्ट क्या है, अर्थशास्त्र क्या है, जो लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं उनसे क्या किया जाता है, मैक्सिमम क्या किया जाता है, आउटपुट लिया जाता है, ताकि जो हमारी सेटिस्फेक्शन है उसको फुलफिल किया जा सके, जो हमारी आवश्यकताएं हैं उससे हमें अधिक संतुष्टि मिल सके। तो ये ही चीज़ जब बिजनेस में अप्लाई की जाती है तो उसे तो हम बोलते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आया समझ में। कहने का मतलब कि जो भी एक अर्थशास्त्र का कॉन्सेप्ट है जो अभी अभी हमने समझा है, उसी को जब अप्लाई किया जाता है व्यापार के अंदर, अप्लाई कर दिया जाता है व्यापार को मैनेज करने में, उसके ऑपरेशंस जो एक्टिविटीज़ हैं उनको चलाने में, जब जो अर्थशास्त्र का कॉन्सेप्ट है उसको जब अप्लाई कर दिया जाता है तो उसे ही हम बोलेंगे प्रबंधकीय अर्थशास्त्र, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर है। आगे इसके बारे में अच्छे से जानेंगे हम। ये देखिए,
व्यवसाय के मैनेजमेंट में, प्रबंधन में कौन कौन से ऐसे डिसीजंस हैं जो डिसीजन के एरियाज हैं, ठीक है। मैनेजरियल डिसीजंस एरियाज कौन कौन से हैं? चॉइस ऑफ बिजनेस एरिया गिवन द रिसोर्सेज, ठीक है। चॉइस ऑफ प्रोडक्ट, सबसे पहले कि कौन सा बिजनेस हमें करना है, जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, संसाधन अवेलेबल हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें किस टाइप का व्यापार करना है, सबसे पहले ये डिसाइड करना। उसके बाद चॉइस ऑफ प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट हमें बनाना है। फिर डिटरमिनिंग ऑप्टिमम आउटपुट, जो भी हम रिसोर्सेज यूज़ में ले रहे हैं उससे हमें ऑप्टिमम आउटपुट प्राप्त करना है, कितना हम आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। फिर चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी, की हमें कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है। फैक्टर्स कौन कौन से लेने हैं, कितनी कैपिटल लगानी है, कितना लेबर रखना है, कितनी लैंड यूज़ करनी है, हमें कितनी लैंड चाहिए होगी, राइट। फिर एक्विजिशन ऑफ इनपुट्स, वही लेबर एंड कैपिटल, एंड आफ्टर दैट डिटरमाइनिंग प्राइस द प्रोडक्ट। अब जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके लिए हमने देख लिया कि कौन कौन से हमें फैक्टर्स लेने हैं। उसके बाद प्राइस क्या रखना है प्रोडक्ट का, उसका भी डिसीजन लेना पड़ता है, राइट। फिर असेसिंग इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एंड बिजनेस स्कोप, कि जो हम बिजनेस कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका स्कोप कितना है, उसकी डिमांड कितनी है, हमें डिमांड पैदा करने के लिए अपने प्रोडक्ट को कितना प्रमोट करना है, किस तरीके से प्रमोट करना है, एडवर्टाइज करना है या फिर जो है आपका अलग जो होते हैं प्रमोशन की एक्टिविटीज़, प्रचार करना है आपको या फिर अदर एनी एक्टिविटी है वो करनी है। तो ये सब चीज़ें जब डिसाइड करनी होती हैं तो वो किसके अंदर आता है, डिसीजन एरिया होता है। तो इन सब डिसीजंस में जब हम अर्थशास्त्र के कॉन्सेप्ट को, अर्थशास्त्र की थ्योरीज को अप्लाई करते हैं तो उसी को हम बोलेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, प्रबंधकीय अर्थशास्त्र या फिर व्यापार अर्थशास्त्र। देखिए यहाँ पे इकोनॉमिक साइंस, यानी इकोनॉमिक्स की जो साइंस है, जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स, थ्योरीज और साथ ही कॉन्सेप्ट्स और टूल्स अर्थशास्त्र के, एक तो हम इसमें इन्वॉल्व करेंगे डिसीजंस लेने के लिए, और साथ ही साथ कुछ क्वांटिटेटिव टूल्स भी होते हैं, क्वांटिटेटिव मेथड्स। क्वांटिटेटिव समझ गए ना, एक तो होते हैं आपके क्वालिटेटिव गुणात्मक, एक होते हैं क्वांटिटेटिव जो न्यूमेरिकल टाइप के होते हैं, जिनमें क्या किया जाता है, सॉल्यूशन किया जाता है न्यूमेरिकल बेस पे, ठीक है। मैथमेटिकल टूल्स, स्टैटिस्टिकल टूल्स, सांख्यिकी जो टूल्स होंगे, जैसे आपका सांख्यिकी में क्या क्या इन्वॉल्व होता है आपका, बताइए। कोरिलेशन, मीन, जब इन सब के माध्यम से कोई डिसीजन लिया जाएगा, गेम थ्योरी और ऐसी आपका प्रोबेबिलिटी भी होती है, राइट, सांख्यिकी में। तो इन सबको इंक्लूड करके एक तो हो गई आपके क्या, इकोनॉमिक साइंस, और एक हो गए क्वांटिटेटिव मेथड। आई होप क्लियर है। इकोनॉमिक साइंस में माइक्रो, मैक्रो प्रिंसिपल्स इकोनॉमिक्स के, और क्वांटिटेटिव में, परिमाणात्मक में कौन कौन से, मैथमेटिकल, स्टैटिस्टिकल, ये आपस में मिलके जब कार्य करते हैं और इनके माध्यम से क्या किया जाता है, जब कोई किसी डिसीजन पे पहुंचा जाता है किसी व्यापार के, तो उसी को हम बोलते हैं प्रबंधकीय अर्थशास्त्र। देखिए यहाँ पे मेंशन्ड है application of economic theories and quantitative method to find solution to business problems। क्या कि इकोनॉमिक थ्योरीज और जो क्वांटिटेटिव मेथड है उनको अप्लाई करना ही क्या कहलाता है, किसके लिए अप्लाई करना, बिजनेस के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए अप्लाई ही करना, तो उसे ही हम बोलते हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक। आई होप व्हाट इज प्रबंधकीय अर्थशास्त्र, हमारा जो मेन यूनिट है जो व्यावसायिक अर्थशास्त्र, ये क्या होता है, आई होप अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जो परिचय, जो इंट्रोडक्शन मैंने यूनिट के लिए आपको दिया है हमारे चैप्टर नंबर 1 में, कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स, दोनों में डिफरेंस है, ध्यान में रखिएगा। इकोनॉमिक्स मैंने बताया क्या है जनरल वे में, और बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है वो भी मैंने अभी आपको क्लियर किया है, ठीक है। तो सभी मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड बिटवीन बिजनेस इकोनॉमिक्स, यानी एक आपका अर्थशास्त्र और एक व्यावसायिक अर्थशास्त्र, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो आपको मुझे मेंशन करना है कमेंट में। अभी लाइव चैट में नहीं बताना है, कमेंट में आपको मुझे बताना है, जिससे क्या होगा, मुझे पता चलेगा कि कितना आपने समझा है दोनों टर्म्स को, इकोनॉमिक्स को और बिजनेस इकोनॉमिक्स को, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो यूनिट आज हमने स्टार्ट की है आज की क्लास में, उसका कॉन्सेप्ट क्या है और क्या क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होने वाली है, ठीक है। हम समझेंगे कि जो भी थ्योरीज आएंगी आगे
हम आगे मैनेजरल इकोनॉमिक के स्कोप की बात करेंगे। कल की क्लास में हम देखेंगे मैनेजरल इकोनॉमिक्स का क्षेत्र, जो इंटरनल, एक्सटर्नल, आंतरिक और आपका बाहरी क्षेत्र है, किस तरीके से जो इकोनॉमिक्स की थ्योरी है, कौन कौन सी आपकी माइक्रो और मैक्रो, वो उनकी थ्योरीज किस तरीके से इन्वॉल्व हो गए, जो मैनेजरल इकोनॉमिक्स के एक्सटर्नल और इंटरनल सेक्टर्स हैं उनमें कैसे इम्प्लीमेंट करती हैं और डिसीजन लेती हैं। ठीक है, तो आज पूरा ओवरव्यू मैप मैंने आपका क्लियर कर दिया है कि किस तरीके से हम यूनिट को आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। हमारा मोस्ट प्रोबेबली चैप्टर नंबर 1 के व्हाट इज इकोनॉमिक्स ये आपका कंप्लीट हो चुका है। अब कल की क्लास में सिर्फ एक टॉपिक बचा है मैनेजरल इकोनॉमिक्स का, वो हम देखेंगे और उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे हमारा चैप्टर नंबर 2, जो है आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस फर्म्स। की एक जो बिजनेस फर्म होती है, व्यापारिक फर्म होती है, व्यावसायिक फर्म, उसका उद्देश्य क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2 के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप सबको क्लास अच्छे से समझ में आई है। कमेंट में ज़रूर बताना कि इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र और बिजनेस इकोनॉमिक्स, व्यावसायिक अर्थशास्त्र, दोनों में क्या डिफरेंस आपको समझ में आया है जो हमने आज की क्लास में पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग। ओके स्टूडेंट्स, अगर क्लास अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कर देना। जो भी क्वेरीज, डाउट्स हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। साथ ही साथ अगर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो भी स्टूडेंट्स यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं तो वो फिलर फॉर्म के साथ जुड़ सकते हैं और हमारे साथ प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। तो ये सभी सोशल साइट्स और वेबसाइट यहाँ पे अवेलेबल है फिलर फॉर्म की। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। अच्छे से प्रिपरेशन करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।